आ चल उर्र, आ, 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 चल। रात का समय था। माधव एक व्यापारी था। माधव अपने मित्र बंसीलाल के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर जंगल से होते हुए अपने घर लौट रहा था। तभी बंसीलाल की नजर एक सुंदर झरने पर पड़ी। अरे माधव, अरे भाई देख तो सामने। ऐसा है सुबह से लगातार यात्रा कर रहे हैं, बैल भी थक चुके हैं। देख भाई अब मुझे भी थकान हो रही है। सामने देख कितना मस्त सुंदर झरना बह रहा है। माधव ने उस झरने को देखा। कहे तो तुम सही रहे हो। चलो चलकर वहाँ पर पानी पिया जाए और कुछ खा भी लेते हैं। थक तो मैं भी गया बैठे बैठे। माधव और बंसीलाल बैलगाड़ी से उतर गए और झरने के ठंडे ठंडे पानी का आनंद उठाने लगे। अरे वाह रे वाह, झरने का पानी कितना स्वादिष्ट है माधव। हाँ, शरीर की आधी थकान ही दूर हो गई। और हवा भी कितनी ठंडी चल रही है। चलो वहाँ सामने वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। चलो आ जाओ। दोनों एक वृक्ष के नीचे चले आए। अगले ही पल उड़ती हुई एक कबूतरी उन दोनों के सामने आकर बैठ गई और दोनों को घूरने लगी। ए बंसी, देख तो ये कबूतरी तो बड़ी ही विचित्र लग रही है। सही कह रहे हो माधव। कबूतरी कुछ देर तक उन दोनों को देखती रही और फिर अचानक मनुष्य की आवाज में बोली, ये जंगल देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन रात के समय यहाँ बहुत खतरा होता है। जंगली जानवर यहाँ अचानक से हमला करते हैं। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर माधव के पसीने छूट गए। बंसीलाल, ये तो मनुष्य की आवाज में बोल रही है। देख तो। अरे भाई ये तो कोई राक्षसी या पिशाचनी लग रही है। अपनी जान बचाकर भागो माधव, भागो। माधव और बंसीलाल दौड़ते हुए बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी को वहां से भगा दिया। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लेकिन तब तक माधव और बंसीलाल की बैलगाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। कबूतरी अगले ही पल रंग बिरंगे पंखों की चमक के साथ एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। आखिर कबूतरी का क्या रहस्य था और ये सुंदर राजकुमारी कौन थी? इस घटना के कुछ समय बाद एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक अपने पिता सुखदेव और अपनी माँ कौशल्या के साथ रहता था। अर्जुन कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन शाम के समय अर्जुन घर पर आया। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका राजकुमार जी, राजा बेटा जी। काफी देर से हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए। अब क्या बात है? क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ ये ना पूछो, क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे नालायक कहीं के, तुम्हारी वजह से पूरे गांव में मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि नहीं है, हैं? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं अर्जुन। तुम कोई काम धंधा नहीं करते, सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते हो और किसी न किसी बात को लेकर गांव वाले अक्सर तुम्हारे पिताजी को ताना मारते रहते हैं। आज भी गांव के मुखिया ने तुम्हारे पिताजी को ताना मारा कि तुम्हारा बेटा काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तुम्हारी उम्र में जब मैं था ना, तो मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। नालायक कहीं के। देखो अर्जुन, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे काम धाम नहीं होता है भाई। बेहतर यही होगा कि अब तुम कोई काम धंधा तलाश लो। अब मैं भी आराम करना चाहता हूँ। क्या जीवन भर मर मर के काम करूंगा? मेरी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं रही है कि मैं मर मर के काम कर सकूं। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। पिताजी, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं कौन सा काम करूं, कौन सा? अपने मित्र से ही कुछ सीख ले। तेरा मित्र आदित्य, वो तो बेचारा अनाथ है, जमींदार के खेत में काम करता है और अपना पेट पालता है।
तू भी अपने मित्र के साथ ही काम पर लग जा, कुछ धन ही हमारे घर पर आ जाएगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, ठीक है माँ, मैं कल ही जमींदार से काम के सिलसिले में बात करूंगा। ठीक है। अगले दिन अर्जुन जमींदार की हवेली में चला गया। राम राम जमींदार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? सब बढ़िया। मुद्दे की बात यह है कि जमींदार जी, अब मैं आपके खेतों में काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। काम और तुम? ये तो सुनने में ही बड़ा विचित्र लगता है। हैं? क्या मतलब? यही कि आज तक तुम्हें कभी कोई काम करते हुए देखा नहीं ना। हाँ, लेकिन तुम्हारा मित्र आदित्य बहुत ही मेहनत से काम करता है। समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। एक है मेहनती और एक है आलसी, इन दोनों का भला क्या मेल। एक दोस्त पूरे गांव में आवारागर्दी करता है तो दूसरा मेहनत से काम करता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं भी मेहनत से काम करना चाहता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है। सारा गांव जानता है कि जमींदार मेहनती आदमियों की कदर करता है। तो एक काम करो बेटा, कल सुबह से काम पर आ जाना, ठीक है ना? अर्जुन वहाँ से चला गया। अगले दिन अर्जुन जमींदार के खेतों में आ गया। अर्जुन का मित्र आदित्य खेत में काम कर रहा था। अर्जुन को देखकर वो चौंक गया। अरे अर्जुन, क्या बात है भाई, क्या बात है। आज सूरज क्या पूरब से निकला है कि पश्चिम से? ये क्या देख रहा हूँ भाई, आज साक्षात आप पधारे हैं खेत में काम के लिए, हैं? अरे तू भी अच्छी नौटंकी करता है। एक तो सारा गांव मुझे ताना मारता है, अब तू मेरा मित्र होने के नाते तू भी ताना मारेगा क्या? गजब है भाई। क्या मैं काम वाम नहीं करूंगा क्या? जीवन भर करूंगा ना, मैं नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता मेरे मित्र? लेकिन क्या है ना कि इससे पहले तुझे कई बार मैंने कहा कि तू मेरे साथ जमींदार के खेत में काम कर लिया कर, काम कर लिया कर, काम कर ले, कुछ तो कर ले। लेकिन तूने मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से फुर्र निकाल दी। अर्जुन मुस्कुराने लगा और फिर अपने घर की सारी घटना बताने लगा। क्या बताऊं यार, अब माँ और पिताजी की आंखों में आंसू मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया, अब मैं भी मेहनत से काम करूंगा। आदित्य मुस्कुराने लगा। चल तो लग जा फिर, उठा। और अर्जुन भी आदित्य के साथ मेहनत से खेत में काम करने लगा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जमींदार के खेत में मेहनत से काम करने लगा। एक दिन आदित्य जमींदार के खेत में काम करने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे अर्जुन मिल गया। अरे ओ आदित्य, भाई कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ क्या, खेत में जा रहा हूँ काम करने। अरे लेकिन आज के दिन तो खेत में छुट्टी होती है, फिर आज काहे जा रहे हो भाई? हाँ वो तो होती है, लेकिन मैं क्या है कि छुट्टी वाले दिन भी काम कर लेता हूँ। अब घर पे बैठे बैठे क्या करूँगा। वाह मेरे दोस्त, क्या बात है, क्या बात है, जलवे हैं तुम्हारे। ठीक है जाओ, तुम जाओ, लेकिन मैं तो छुट्टी वाले दिन भाई आराम ही करूंगा। मैं जंगल जा रहा हूँ, जंगल में जाकर मस्त घूमूंगा फिरूंगा, आराम से वृक्ष की छाया में बैठकर हाँ सोऊंगा मैं तो। आदित्य खेत की ओर चला गया और अर्जुन जंगल की ओर चला गया। ना 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 ना। अर्जुन काफी देर तक जंगल में टहलता रहा। दोपहर के बाद अर्जुन थक गया। अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। आसपास कोई तालाब तलाशना होगा, फिर उसके बाद घर चला जाऊंगा। तभी अर्जुन की नजर दूर एक बहुत ही सुंदर झरने पर पड़ी। गजब, लगता है मैं जंगल की गहराई में आ गया हूँ, वरना मैं जंगल में इतना सुंदर झरना तो कभी देखा नहीं मैंने। चलो देखे तो। अर्जुन के कदम झरने की तरफ बढ़ गए। अर्जुन झरने के पास गया
और झरने का पानी पिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ठंडा पानी पीकर तो एकदम आनंद आ गया। हाँ, तभी वहाँ ठंडी हवा चलने लगी। ओह, यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। एक काम करता हूँ, वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता हूँ, फिर घर जाऊंगा। अर्जुन सामने वृक्ष के नीचे बैठ गया। लेटते ही अर्जुन को नींद आने लगी और वो गहरी नींद की आगोश में समा गया। शाम हो गई, लेकिन अर्जुन की आंख नहीं खुली। जब अर्जुन की आंख खुली तो सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या, आधी रात हो गई। मेरे माँ और पिताजी तो चिंतित हो रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए। तभी एक कबूतरी उड़ती हुई अर्जुन के सामने आकर बैठ गई। तेज हवा चलने लगी और उसी समय एक जंगली चील उड़ती हुई वहां आ गई और कबूतरी पर हमला कर दिया। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे, ये तो जंगली चील है। अगर इसे नहीं भगाया तो ये तो कबूतरी को नुकसान पहुंचा सकती है। हुर्र, हट, चल, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। नहीं तो भाग यहाँ से। कुछ देर बाद चील वहां से चली गई। तभी कबूतरी मनुष्य की भाषा में अर्जुन की ओर देखकर बोली, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होते तो जंगली चील पता नहीं मेरा क्या कर देती। इतना कहकर कबूतरी रंग बिरंगे प्रकाश के साथ एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या? तुम तो कुछ देर पहले कबूतर के रूप में थी, जो मनुष्य की आवाज में बात कर रही थी, और अब तुम राजकुमारी बन गई। कौन हो तुम भाई, कौन हो? मैं राजकुमारी ही हूँ, इस राज्य की राजकुमारी, राजकुमारी वसुंधरा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी वसुंधरा तो अपने महल में है। दरअसल अर्जुन जिस राज्य में रहता था, उस राज्य में किसी राजा का शासन नहीं, बल्कि एक राजकुमारी का शासन था। वो शासन राजकुमारी वसुंधरा का था, जो बहुत ही दयालु थी। अर्जुन की बात सुनकर राजकुमारी अर्जुन को गौर से देखने लगी और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच दूसरा है, असली सच क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें जरूर बताती, लेकिन सुबह होने वाली है और सुबह तक मैं अपने असली रूप में नहीं रह पाती, कबूतरी के रूप में आ जाती हूँ। अभी तुम जाओ, कल मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी फिर से रंग बिरंगे प्रकाश के साथ कबूतरी में बदल गई और उड़ती हुई वहां से चली गई। अर्जुन चुपचाप अपने घर आ गया। अर्जुन का पिता सुखदेव घर के दरवाजे पर बैठा था और पूरी रात चिंतित होकर उसका इंतजार कर रहा था। बेटा जी, ये बैठे हैं राजकुमार साहब। भाई, कहाँ चले गए थे तुम? मैं और तुम्हारी माँ कितने चिंतित थे, कितना इंतजार कर रहे थे पूरी रात। तुम्हारे मित्र ने हमें बताया कि तुम जंगल घूमने गए हो। वो बेचारा तुम्हें ढूंढने भी गया था, और तुम, क्या बताए तुमको। तभी वहाँ पर आदित्य दौड़ता हुआ आ गया। अरे अर्जुन, मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। कहाँ थे भाई तुम? अरे। अर्जुन कुछ बताने वाला था, मगर अगले ही पल उसके मन में न जाने क्या आया और उसने राजकुमारी की सारी घटना छुपा ली। मैं जंगल में लेट गया था और फिर पता नहीं कब रात हुई और रात के बाद सुबह हो गई। सीधा सुबह मेरी आँख खुली तो मैं सो गया था, मैं जंगल में। अर्जुन अपने घर के अंदर चला गया। सुखदेव कौशल्या का चेहरा देखने लगा। हाँ, हो सकता है बेचारा थक गया हो, एक तो दूर भी बहुत है जंगल। चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य भी वहाँ से चला गया। रात के समय अर्जुन फिर से झरने के पास चला गया।
तभी उड़ती हुई कबूतरी वहां आ गई और कुछ देर बाद वो फिर से राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। अरे मैं तो जब से यहाँ आया हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही है कि अगर तुम राजकुमारी वसुंधरा हो तो फिर जो इस राज्य में शासन कर रही है वो कौन है? तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए। तुम रोज मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? हाँ हाँ, रोज क्यों नहीं आ सकता, आ जाऊंगा मैं। तो फिर ठीक है, तुम मुझसे रोज मिलने के लिए आया करना। जब मुझे तुम पर भरोसा हो जाएगा तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। उस दिन के बाद अर्जुन रोज राजकुमारी से मिलने जंगल आने लगा और उसके साथ घंटों समय बिताने लगा। एक दिन अर्जुन ने राजकुमारी से फिर वही प्रश्न पूछा। क्यों जी, अब तो मुझे बता सकती हो ना, हमें मिलते हुए काफी समय हो गया, बताओ ना, बताओ। अर्जुन की बात सुनकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर कोई और पूछता तो मैं बिल्कुल नहीं बताती, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है अर्जुन। सच बताऊं तो पहली नजर में ही मैं तुम पर अपना मन हार बैठी हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है। अर्जुन राजकुमारी वसुंधरा को गौर से देखने लगा। वो बहुत सुंदर थी। सच बताओ राजकुमारी, जब तुम पहली बार कबूतरी से राजकुमारी में परिवर्तित हुई थी ना, मैं भी तुम पर अपना मन हार बैठा था। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन, बताओ। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कसम से वचन देता हूँ मैं राजकुमारी, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक। अब बताओ। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने महल की छत पर रात के समय टहल रही थी कि तभी अचानक एक जादूगर मेरे सामने प्रकट हो गया। उसने मेरे सामने विवाह की इच्छा जाहिर की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये सुनकर वो क्रोधित हो गया और उसने उसी समय मुझे कबूतरी में परिवर्तित कर दिया और स्वयं मेरा रूप लेकर राज्य में रहने लगा। मैं चाहकर भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ओ, तो क्या तुम हमेशा कबूतरी के रूप में ही रहोगी? क्या उस जादूगर का अंत कभी नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई बहरूपिया शासन करे। चिंता मत करो अर्जुन, तुम कल फिर आना। सुबह होने वाली है, मैं कबूतरी के रूप में आने वाली हूँ। कल मैं तुम्हें बताऊंगी कि जादूगर का अंत कैसे करना है। इतना कहकर वसुंधरा फिर से कबूतरी में परिवर्तित हो गई। अरे अरे सुनो, अरे सुनो तो, अरे आती भी फुर करके हो और जाती भी फुर करके उड़ते चली गई। चलो मैं भी चलूं अब। अर्जुन भी दोबारा अपने घर लौट आया। अगली रात अर्जुन फिर से जंगल में आ गया। कबूतरी फिर से राजकुमारी वसुंधरा में बदल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। महल में जो राजकुमारी वसुंधरा है, वो गले में हमेशा एक हीरा पहनती है। वो हीरा कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि चमत्कारी और अद्भुत हीरा है। उसी हीरे में उसकी सारी शक्तियां बसी हैं। अगर तुम वो हीरा किसी भी तरह से मेरे पास ले आओ, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उस जादूगर की काली विद्या के लगे हुए श्राप से मुक्त हो सकती हूँ और फिर असली वाली राजकुमारी अपनी असली हालत में आ जाएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ओ, अगर ऐसी बात है तो वसुंधरा, मैं उसके गले से वो हीरा तोड़कर लाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। अरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। सुबह अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था। अगर मैं उस राजकुमारी, जो कि एक जादूगर है, उसके गले से हीरा तोड़कर जंगल में ले जाऊं, तो राजकुमारी वसुंधरा श्राप से मुक्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद तो जादूगर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। कुछ नहीं, राजकुमारी मुझसे प्रेम करती ही हैं और मुझसे शादी कर लेंगी तो मैं इस राज्य का राजकुमार बन जाऊंगा
और सभी लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे। राजकुमार अर्जुन पधार रहे हैं। ये सोचकर अर्जुन अपने आप में खुश होने लगा। तभी उसका मित्र आदित्य उसके पास आ गया। क्यों भाई अर्जुन, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम काम पर भी कम आ रहे हो और जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होते। क्या बात है मेरे मित्र, आजकल कहाँ का सैर सपाटा हो रहा है, हैं? अर्जुन ने क्रोध भरी नजरों से आदित्य को देखा। बस ये समझ लो कि मेरा समय बदलने वाला है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। समय बदलने वाला है? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे जब बदलेगा तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। अभी मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम अपने मित्र को नहीं बताओगे तो मैं जबरदस्ती जानने का प्रयास भी नहीं करूँगा। चलो चलता हूँ मैं। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अर्जुन मुस्कुराने लगा। अरे मूर्ख कहीं के, अब मेरी और तेरी क्या बराबरी और क्या मित्रता। कुछ दिनों बाद तो मैं इस राज्य का राजकुमार बनने वाला हूँ और तू जमींदार के खेत में नौकर ही रहेगा। राजकुमार अर्जुन पधार रहे हैं। कुछ देर बाद अर्जुन सीधे राज्य के महल में चला गया, जहाँ राजकुमारी वसुंधरा सिंहासन पर बैठी थी। अर्जुन राजकुमारी को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम और मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। देखने में तो तुम साधारण मनुष्य लग रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? अर्जुन अचानक दौड़ता हुआ राजकुमारी के नजदीक पहुंचा और उसके गले से हीरा तोड़ लिया। ये तुमने क्या किया? वो हीरा वापस कर दो, नहीं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लेकिन अर्जुन तेजी से दरबार से भाग गया। दरबारी सैनिक और वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। देखते क्या हो, उसका पीछा करो, जरूर ये उसी का व्यक्ति है। अगर जो मैं सोच रही हूँ ये सच हुआ तो तुम सबके लिए बहुत बुरा होगा। अर्जुन पूरी शक्ति लगाकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा और जंगल में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद सैनिक वहाँ पहुँचे। अरे ढूंढो उसको, वो जंगल की ओर भाग गया है, ढूंढो उसको। अरे भाई लेकिन जंगल बहुत घना और बड़ा है, हम उसे ढूंढ कहाँ सकते हैं? कहाँ क्या सकते हैं, जंगल में ढूंढना है, ढूंढो उसको। हम खाली हाथ नहीं जा सकते, चलो ढूंढो। अर्जुन आधी रात तक छिपा रहा। कुछ देर बाद दोनों सैनिक वहाँ से चले गए। रात के समय अर्जुन झरने के पास पहुँचा। तभी वहाँ वही कबूतरी आ गई और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। हाँ राजकुमारी वसुंधरा, ये लीजिए। अरे मैंने उस जादूगर के गले से ये हीरा तोड़ लिया है। पता है, उसने बिल्कुल तुम्हारी तरह रूप धारण कर रखा था। मैं भी उसे देखकर बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा ये लो, ये तो मेरी वसुंधरा है। लाओ वो हीरा मुझे दे दो। अर्जुन ने तुरंत वो हीरा राजकुमारी को दे दिया। अगले ही पल हीरा रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा और राजकुमारी ने उस हीरे को एकदम चट्टान पर फेंक दिया। हीरा जैसे ही टूटा, एक जोरदार धमाका हुआ। आखिरकार मैं श्राप से मुक्त हो गई। इतना कहकर राजकुमारी वसुंधरा अर्जुन की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम्हें इसका इनाम तो मिलना चाहिए। इतना कहकर उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। हाँ, ये क्या? अरे मैं पत्थर का कैसे बनता जा रहा हूँ? अरे मुझे छोड़ो। और अगले ही पल अर्जुन पत्थर का बन गया। इसका रहस्य तुम कभी जीवन में नहीं जान पाओगे। और उसी क्षण राजकुमारी वसुंधरा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गई। अगले ही पल राजकुमारी वसुंधरा महल में प्रकट हो गई, जहाँ उसकी हमशक्ल दूसरी राजकुमारी वसुंधरा खड़ी थी। जब वो युवक मेरे गले से हीरा लेकर भागा, तभी मैं समझ गई थी कि वो तुम्हारा भेजा हुआ था। तुमने जरूर किसी मासूम और भोले भाले युवक को बरगलाया है। और वो मेरी बातों में आ गया।
लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कई समय तक कबूतरी के रूप में रही। अब तुम भी कबूतरी के रूप में रहोगी। तुमने साधु की मदद से मेरी सारी जादुई शक्तियां उस हीरे में कैद कर दी थी, जो अब आजाद हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं कुछ देर के लिए अपने असली रूप में आ सकती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं। इसलिए तुम हमेशा कबूतरी के रूप में रहोगी। इतना कहकर राजकुमारी वसुंधरा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और महल वाली राजकुमारी रंग बिरंगे प्रकाश के साथ कबूतरी में परिवर्तित हो गई और वहां से गायब होकर जंगल में प्रकट हो गई, जहां अर्जुन पत्थर का बना हुआ खड़ा था। काश तुम सच्चाई जानने का प्रयास करते तो जान पाते कि तुमने इस राज्य को किसके हवाले कर दिया है। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिन बाद जब अर्जुन घर वापस नहीं आया तो उसके माता पिता परेशान हो गए। कितने दिन हो गए वो घर वापस नहीं आया, अब तो मुझे चिंता होने लगी है। मैं उसके मित्र आदित्य से बात करता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, नालायक कहीं का, क्या बताऊँ मैं। सुखदेव आदित्य के घर गया और सारी घटना बताई। हाँ, कुछ समय पहले मैंने अर्जुन से जानने का प्रयास किया था कि आखिर जंगलों में इतना समय क्यों बिताता है, तो उसने गोल गोल जवाब दे दिया था। तभी मैं समझ गया था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। अरे मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। खैर, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, मैं अर्जुन को तलाश लूंगा, जाइए आप। आदित्य सीधे जंगल की ओर चला गया। शाम तक खोजते खोजते वो एक झरने के पास पहुंचा, जहां अर्जुन पत्थर की मूर्ति बना हुआ खड़ा था। हैं? हे भगवान, मेरा मित्र पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल गया? हाँ? तभी वहां एक कबूतरी उड़ती हुई आई और रोने लगी। अपनी हरकतों की वजह से ये पत्थर का बना है। कौन हो तुम? मैं इस राज्य की राजकुमारी वसुंधरा हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन राजकुमारी वसुंधरा तो इस समय महल में शासन कर रही है। कौन हो तुम? इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पिता का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम की 2 पुत्रियां थीं, राजकुमारी वसुंधरा और राजकुमारी कुमुद। हम दोनों जुड़वा थीं और इतनी समान थीं कि कभी कभी मेरे पिता भी धोखा खा जाते थे। लेकिन कुमुद गलत रास्ते पर चली गई और कई प्रकार की विद्याएं सीखने लगी। जब ये बात मेरे पिता को पता लगी तो उन्होंने कुमुद को राज्य से बेदखल कर दिया और मुझे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कबूतरी आगे बताने लगी। बदला लेने के लिए कुमुद वापस आई और अपनी विद्याओं के जरिए राज्य छीनने की कोशिश करने लगी। उस समय महल में एक साधु महाराज थे। उन्होंने कुमुद की सारी जादुई शक्तियां छीनकर उन्हें एक हीरे में कैद कर दिया और वो हीरा मुझे दे दिया और कुमुद को कबूतरी में परिवर्तित करके इस जंगल में कैद कर दिया। मुझसे कहा गया कि इस हीरे की रक्षा मुझे करनी होगी। राजकुमारी कुछ देर चुप रही, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक तुम्हारा मित्र महल आया और मेरे गले से वो हीरा छीनकर भाग गया। कबूतरी बनने के बाद भी कुमुद में इतनी शक्ति थी कि वो क्षण भर के लिए अपने असली रूप में आ सकती थी। जरूर उसने तुम्हारे मित्र से झूठ बोला होगा और खुद को असली राजकुमारी बताया होगा। ओह, तो फिर आपको श्राप से मुक्त कैसे किया जा सकता है? यहीं इसी जंगल में एक तालाब है। उस तालाब के अंदर साधु महाराज का वास है। वही साधु महाराज जिन्होंने कुमुद की सारी शक्तियों को हीरे में कैद किया था। लेकिन अगर किसी के मन में जरा भी लालच हुआ तो वो तालाब में प्रवेश करते ही भस्म हो जाएगा। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये सच है तो आपकी बहन को रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है। इतना कहकर आदित्य बताई हुई दिशा की ओर बढ़ गया। काफी देर प्रयास करने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आदित्य बिना कुछ समझे तालाब में कूद गया। अगले ही पल आदित्य ने अपने आप को एक सुंदर स्थान पर पाया जहाँ एक साधु तपस्या कर रहे थे। हरिओम हरिओम हरिओम। तुम वास्तव में सच्चे मनुष्य हो और लालच से मुक्त हो।
अन्यथा कोई भी मेरे इस स्थान तक पहुंच ही नहीं सका। बताओ, यहां क्यों आए हो? आदित्य ने सारी घटना बता दी। ये सुनकर साधु चौंक गए और मंत्र पढ़ने लगे। अगले ही पल उनके हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक मोती प्रकट हुआ। इस मोती को सीधे महल में ले जाना, जहां कुमुद बैठी हुई है, और जैसे ही ये मोती तुम उसके सामने रखोगे, कुमुद हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी और असली राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाएगी, और तुम्हारा मित्र भी अपने असली रूप में आ जाएगा। चलो, अब अपनी आंखें बंद करो। जब आंखें खोलोगे तो तुम महल के द्वार पर ही पाओगे खुद को। ओम। आदित्य ने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो वो महल के द्वार पर खड़ा था। वो दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा और तुरंत मोती कुमुद के सामने रख दिया। मोती से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और कुमुद पत्थर में परिवर्तित हो गई। उसी क्षण जोरदार धमाका हुआ और दूसरी ओर कबूतरी बनी असली राजकुमारी वसुंधरा अपने असली रूप में आ गई और उसी समय अर्जुन भी अपने असली रूप में लौट आया। हाँ, तुमने मुझे पत्थर का क्यों बनाया था? क्यों? पत्थर का मैंने नहीं, मेरी बहन कुमुद ने तुम्हें बनाया था। मैं असली राजकुमारी वसुंधरा हूँ। राजकुमारी वसुंधरा आदित्य को देखने लगी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं जीवन भर कबूतरी ही बनी रहती। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति बनोगे? हाँ राजकुमारी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा और आदित्य का विवाह हो गया। जब अर्जुन को आदित्य के विवाह का समाचार मिला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आदित्य के पास पहुंचा। मित्र मुझे क्षमा कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे धत पगले अरे जाओ, वो मित्र ही क्या जो दूसरे मित्र को क्षमा ना करे। तुम्हारे भाग्य में राजकुमार बनना नहीं लिखा था, इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बाकी चिंता मत करना, मैं राजकुमार बनूं या राजा या रंग, दोस्ती बराबर निभाऊंगा। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में अब सच्चाई और मित्रता का मूल्य जाग चुका था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच मनुष्य को भ्रमित कर देता है, लेकिन सच्चाई, निष्ठा और सच्ची मित्रता अंत में हमेशा विजय प्राप्त करती है।